दोपहर के 1 बज चुके हैं और समझिए आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं बहुत गंभीर मसला है। जिस देश को भारत ने अपने जवानों के खून से सींचकर आजादी दिलाई, जिस देश की पैदाइशी पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ विद्रोह से हुई थी, आज वही बांग्लादेश अपने उसी पुराने जल्लाद पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट मिलिट्री कमांड बनाने की तैयारी कर रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के सामने एक संयुक्त सैन्य कमान बनाने का बेहद खतरनाक और सनसनीखेज प्रस्ताव रखा है। एक बेहद खुफिया और चौंकाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक जून के आखिरी हफ्ते में ढाका कैंटोनमेंट के भीतर एक ऐसी बैठक हुई जिसने दक्षिण एशिया के सैन्य संतुलन को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान के उच्चायुक्त इमरान हैदर के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल शमसुल इस्लाम के दफ्तर में बैठकर इस रणनीतिक खाके को खींचा है। पाकिस्तान इसके लिए क्षेत्रीय हित का बहाना बना रहा है, लेकिन इसका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत को घेरना है। सबसे डराने वाली बात यह है कि पूरी साजिश भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल करीब रची जा रही है। अगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान के इस आत्मघाती प्रस्ताव पर मुहर लगा दी तो भारत के लिए 3 फ्रंट वॉर यानी 3 मोर्चों पर एक साथ युद्ध करने का खतरा महज आशंका नहीं रह जाएगी, बल्कि एक कड़वी और खौफनाक हकीकत बन जाएगी। दर्शकों, अगले आधे घंटे लगातार खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने जो कुछ किया है और जो कुछ करने की फिराक में है, सबसे पहले वो आपको बता दें। इंडिया न्यूज के सवाल, पाकिस्तान का जो नया दाव है कैसे भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। जी हां, सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकियों का असली मकसद क्या है? क्यों पाकिस्तान बांग्लादेश को फुसला रहा है? जी हां, भारत को घेरने के लिए। सवाल नंबर 2, भारत को घेरने के लिए क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को अपना मोहरा यानी प्रॉक्सी बना रहा है, जैसे हूती, हिजबुल्लाह, ईरान के और बाकी देशों के प्रॉक्सी हैं? आखिर पाकिस्तान को संयुक्त सैन्य कमान की जरूरत अभी क्यों पड़ी? अब से पहले भी बात हो सकती थी, लेकिन अभी जरूरत क्यों पड़ी? ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही क्यों? क्या पूर्वी सीमा पर जानबूझकर तनाव बढ़ाया जा रहा है? यह पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है जिसके जरिए वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। क्या पाकिस्तान की इस खतरनाक चाल के पीछे चीन का दिमाग तो नहीं है? यह विश्लेषण का विषय है दर्शकों, इस पर बात करेंगे, लेकिन खतरे की घंटी, खतरे के दस्तक भारत के लिए है। पूरी खबर क्या है जरा पॉइंटर के जरिए मैं आपको समझा दूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। जी हां, आपकी स्क्रीन पर ग्राफिक्स है। पॉइंटर नंबर 1, पाक का बांग्लादेश को संयुक्त मिलिट्री कमांड बनाने का प्रस्ताव आया है। यह कितना खतरनाक प्रस्ताव है मैं आगे बताऊंगा। पॉइंट नंबर 2, 4 सदस्यीय पाक प्रतिनिधिमंडल की बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ एक खुफिया बैठक, खुफिया मुलाकात हुई है। पॉइंट नंबर 3, पाकिस्तान की तरफ से एक क्षेत्रीय हित का हवाला दिया गया इस सेंट्रल कमांड के गठन को लेकर। पॉइंट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, 28 जून को ढाका कैंटोनमेंट के डिफेंस एडवाइजर दफ्तर में यह बैठक हुई, जहां पर पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचे हुए थे। पॉइंट नंबर 5, बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायुक्त इमरान हैदर के नेतृत्व में एक बैठक हुई। उस बैठक में क्या कुछ हुआ? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रक्षा सलाहकार रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल डॉक्टर MKM शमसुल बैठक में शामिल हुए और वहां पर पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त कमांड बनाने की बात हो रही है और हवाला दिया जा रहा है सुरक्षा का। डिफेंस डिप्लोमेसी या दबाव की नीति है, यह आपको मैं समझाऊंगा। ज्वाइंट मिलिट्री कमांड का सच क्या है, आखिर ये क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे मंशा क्या है पाकिस्तान की, यह आपको बताने और समझाने जा रहे हैं। दर्शकों समझिए, ग्राफिक के जरिए मैं आपको बताऊंगा। 2 या अधिक देशों की सेनाएं एक साथ जब जुड़ती हैं तो उसे सेंट्रल कमांड कहा जाता है। जी हां, पॉइंट नंबर 2, सभी सेनाएं मिलकर एक साझा कमान के तहत काम करती हैं। एक सेंट्रल कमांड होता है और दोनों देशों की सेनाओं को सेंट्रल कमांडिंग की जाती है। एक कमांड दो देशों को माननी पड़ती है। युद्ध के दौरान एक ही कमांडर सारे फैसले लेता है, सारे ऑपरेशन, सारे अटैक प्लान, सब कुछ वही बनाता है। थल, नभ और जल सेनाएं मिलकर रणनीति बनाती हैं। एयरफोर्स, आर्मी और नेवी मिलकर उस सेंट्रल कमांड को फॉलो करती हैं। जी हां, दोनों देश खुफिया जानकारी आपस में शेयर करते हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंटेल शेयरिंग इसका बहुत अहम हिस्सा है। पॉइंट नंबर 6, मुश्किल वक्त में। जी हां, मुश्किल वक्त में रसद और सप्लाई चेन आसान हो जाती है, क्योंकि सेंट्रल कमांड साथ काम करता है। 2 देश अपना खाना पीना, अपने हथियार साझा कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। जी हां, पॉइंट नंबर 7, दुश्मन को चौतरफा घेरने के लिए बेहद कारगर है, क्योंकि आप दुश्मन पर एक साथ 2 तरफ से हमला कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, इससे देशों की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। 2 देशों के हथियार, 2 देशों की सेनाएं, 2 देशों की नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, ये सब मिलकर अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। जी हां, और बांग्लादेश, पाकिस्तान कुछ ऐसा ही करने की फिराक में है। साजिश का जाल कैसे बुना गया, क्यों बुना गया, अब जरा इसके पीछे का बैकग्राउंडर भी जान लीजिए दर्शकों, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी समझना आपके लिए। जी हां,
इस संयुक्त सैन्य कमान का सबसे घातक, सबसे खतरनाक असर भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर पड़ने वाला है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। जी हां, पॉइंटर ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर आने जा रहे हैं। सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है वहां पर दिक्कत है, क्योंकि भौगोलिक रूप से बेहद संवेदनशील इस इलाके को भारत की गर्दन यानी चिकन नेक कहा जाता है। बांग्लादेश की सीमा पर इस पतले गलियारे के बेहद करीब से गुजरती है। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल अपनी सैन्य गतिविधियों या खुफिया नेटवर्क के लिए करने में कामयाब हो जाता है तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का संपर्क मुख्य भूमि से कटना दुश्मन के लिए बेहद आसान हो जाएगा। ये ढांचागत सुरक्षा सहयोग सीधे और तौर पर भारत की संप्रभुता को चुनौती देती है। कैसे, अब जरा ग्राफिक के जरिए मैं आपको वो समझा देता हूं चिकन नेक पर क्या खतरा है। जी हां, देखिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर चौड़ाई महज 22 किलोमीटर है। पूर्वोत्तर की सुरक्षा, पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को यही जो कॉरिडोर है नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को भारत से जोड़ता है, दिल्ली से जोड़ता है। अगर चिकन नेक पर कोई हर्डल आता है, चिकन नेक अगर बंद हो जाता है तो जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा कनेक्शन है उससे भारत कट जाएगा। और अगर नॉर्थ ईस्ट से भारत कनेक्शन कट गया तो चाइना पाकिस्तान के लिए वहां पर कब्जा करने की रणनीति, वहां पर अटैक करने की रणनीति, सीमा से छेड़छाड़ करने की रणनीति ज्यादा कामयाब हो सकती है। और इसी चिकन नेक को कमजोर करने की कोशिश में चाइना ड्रैगन है, क्योंकि जो आप जब नॉर्थ ईस्ट का मैप देखेंगे, आप जब देखेंगे तो वहां पर बहुत करीब है चाइना का बॉर्डर भी नॉर्थ ईस्ट के साथ। इसलिए दर्शकों, जी हां, पाकिस्तान और चीन की जो चालबाजी है, ये पूरा खेल क्या है, क्या प्लान बना रहा है पाकिस्तान भारत के खिलाफ बांग्लादेश के साथ मिलकर, दर्शकों वो भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। प्लान नंबर 1, भारत के प्रभाव को बांग्लादेश में कम करना चाहता है पाकिस्तान। ये बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन है दर्शकों, ध्यान से सुनिएगा। प्लान नंबर 2, भारत के खिलाफ पश्चिम के साथ साथ पूर्वी मोर्चों पर भी पैर जमाना चाहता है पाकिस्तान, क्योंकि पश्चिम में पाकिस्तान है, पूर्व में बांग्लादेश है, तो दोनों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश हो रही है। प्लान नंबर 3, बांग्लादेश को कर्ज के जाल में फंसाकर भारत की घेरेबंदी करने में जुटा हुआ है चीन। जैसे उसने पाकिस्तान को अपना मोहरा बनाया, अब वो चाइना अब बांग्लादेश को भी अपनी कठपुतली बनाना चाहता है। जी हां, पाक के साथ बांग्लादेश की तिकड़ी जो हुई है, ये तिकड़ी कितनी खतरनाक है, एक मैप के जरिए मैं आपको बताऊंगा। दर्शकों देखिए, बांग्लादेश के साथ सेंट्रल कमांड बनाने की बात पाकिस्तान करता है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है ये, बांग्लादेश का बॉर्डर। पश्चिम में पाकिस्तान हमारे साथ ऑलरेडी टसल में, दिक्कत में है। ये दूसरा वाला हिस्सा है जो पश्चिमी पाकिस्तान का है। इधर आइए, ये है अक्साई चीन का इलाका, ये चाइना का इलाका है। चिकन नेक यहां पर है। ये जो पूरा इलाका है ये नॉर्थ ईस्ट, इधर पूरा नॉर्थ ईस्ट ऊपर है, नॉर्थ ईस्ट को यहां चिकन नेक है वो जोड़ता है। ये चिकन नेक यहां पर है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है। तो बांग्लादेश यहां डिस्टर्ब करेगा, चाइना यहां से डिस्टर्ब करेगा और पाकिस्तान यहां से डिस्टर्ब करेगा। यही एक मुश्किल वक्त है और भारतीय सेना पर सुरक्षा का दबाव बढ़ेगा, क्योंकि उसको अपने वेस्टर्न कमांड को भी सिक्योर करना है, ईस्टर्न फ्रंट को भी सिक्योर करना है और चाइना के साथ लेह लद्दाख वाला जो इलाका है, सियाचिन वाला जो इलाका है, वहां पर भी सुरक्षा करनी है। तो पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के साथ करीब 3200 किलोमीटर की एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको हम कहते हैं दर्शकों, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के लिए, उसको भी डिफेंड करने के लिए। दूसरा मोर्चा उत्तरी सीमा पर चीन के साथ करीब 3488 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो यहां पर है दर्शकों। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहां पर है, ये एलओसी है, यहां पर ये एलओसी है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। जी हां, और पूरी सीमा पर बांग्लादेश के साथ करीब 4000 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर, ये जो बॉर्डर इलाका है करीब 4000 किलोमीटर का है जो हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। तो हमारे लिए 3 फ्रंट वॉर की सिचुएशन यहां पर बन रही है। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल सुधाकर, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। श्रुति दास गुप्ता जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जनरल साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। ये 3 फ्रंट वॉर की सिचुएशंस की डिस्कशन हमने बहुत की, बहुत हमने डिबेट किए, लेकिन अब पाकिस्तान ने जिस तरह से एक सेंट्रल कमांड बनाने का मशवरा पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दिया है, वहां पर एक मीटिंग भी हो गई है, किस तरह से आप देख रहे हैं? इट्स अ हाई टाइम फॉर इंडिया टू रिएक्ट। अमित, गुड आफ्टरनून। बहुत तहे दिल से आपको मैं धन्यवाद देता हूं, हमारे दर्शकों को शुभकामनाएं। मैं थोड़ा बाहर हूं इसलिए आवाज शायद आपको क्लियर नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर समझ में आ रहा है। नहीं सर, आप बिल्कुल साफ सुनाई दे रहे हैं, मुझे बाबुलंद आवाज आ रही है सर, आप बिल्कुल साफ सुनाई दे रहे हैं। सबकी ध्यान में ले जाना चाहता हूं, ये 19 जून 2025 में खुनमिंग में एक मीटिंग हुआ था, चाइना इसको चेयर किया था और इसके साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी जो एक्सपर्ट हैं ये भी उसमें मौजूद थे। तो उस समय ये बताया गया था कि इकोनॉमिक एक फसाड दिखा के एक कोलैबोरेटिव एफर्ट हो रहा था। तो ये चीज को मैं रेफर करते हुए इसके ऊपर मैंने काफी सारा आर्टिकल लिखा था, पॉडकास्ट दिया हूँ, बोलता था कि डेविड्स ट्रायंगल,
ये जो डेविड ट्रायंगल, पहले 3 हिस्से होते थे एक ट्रायंगल का, अभी धीरे 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 5 जोड़ गए हैं। अब 5 कैसे जोड़े हैं कि मैं एक जोड़ रहा हूँ, अमेरिका इसके साथ चाइना के साथ जोड़ गया है। जो अमेरिका पहले चाइना को कहता था कि उनका एक नंबर 1 स्ट्रेटेजिक एनिमी है, वो एनिमी नहीं रहा। नंबर 2, अजरबैजान और टर्की, ये दोनों के दोनों जुड़ चुके हैं। और तीसरे नंबर पे आता है ये जो कतार है। तो ये बड़ा जबरदस्त एक ट्रायंगल के जगह ये हेक्सागन जैसे बनते जा रहा है। और इसमें एक दूसरे को काटने के नहीं बल्कि जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक आपकी सवाल है, पाकिस्तान का जो 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 कमांड है, कंबाइंड कमांड, ये बिल्कुल ये बहुत ही खतरनाक एक संस्था अभी क्रिएट किया जा रहा है। हिंदुस्तान इसके ऊपर नजरअंदाज नहीं कर रही है। जो जो कदम उठाना चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है। ओपन सोर्स से मैं जो डॉट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरे विचार के मुताबिक हिंदुस्तान बिल्कुल गुस्तम गुस्ता पूरा इसके लिए तैयार है। और नए नए स्ट्रक्चर्स अभी क्रिएट करते जा रही है। और स्ट्रेटेजिक जो डिप्लॉयमेंट होना है रिसोर्सेज की, चाहे आप एयर डिफेंस की बात करिए, हवाई जहाज जो, और हमारे जो नेवल फ्लीट है, ईस्टर्न फ्लीट, ये सब एक्टिव हालत में है। और हमारा जो SSBN सीरीज, जिसको हम कहते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का जो काबिलियत है, ये भी हमने काफ़ी डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जब इस किस्म की कोलाबोरेटिव एफर्ट होता है, मिलिट्री कोलाबोरेशन, सर्वेलेंस की निहाती आवश्यक है। इसमें थोड़ा हिंदुस्तान का कमी है। और लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश ने जो दिशा पकड़ा है, 52 सैटेलाइट्स जो हैं ये सैंक्शन हो चुके हैं। 2029 तक ये ऑर्बिट में प्लेस हो जाएंगे। और ये जब तक इफेक्टिव सर्विलेंस, ऑल वेदर, ओवरलैपिंग, इंटीग्रेटेड नहीं होगा, तब तक दुश्मन का हरकत के ऊपर हम निगरानी रखना निहाती मुश्किल होगा। तो इसीलिए इसरो हो या फॉरेन सर्विलेंस नेटवर्क हो, इनकी मदद लेते हुए बांग्लादेश के ऊपर कड़ी निगाह रखना है। और उनका जो हैंडलर है, द प्राइमरी सोर्स, तो डीप स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इनके ऊपर कड़ी निगरानी रखना निहाती आवश्यक है। बैक टू यू अमित। ऑलराइट सर, प्लीज स्टे विद मी। श्रुति मैम, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी जिस तरह की चीजें हो रही हैं उधर, चाइना के साथ पाकिस्तान ऑलरेडी हमारे खिलाफ बहुत सारी स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहा है। उसके बाद वो पानी को लेकर और सिंधु जल समझौते को लेकर क्योस मचा रहा है पाकिस्तान। उसके बाद ये एक नई डेवलपमेंट मैम विच इज़ वेरी क्रूशल। और ऐसा लग रहा है कि थ्री फ्रंट वॉर की सिचुएशन अब लग रहा है कि ऑलमोस्ट अब एक वर्ज ऑफ क्रिएशन पर है। थ्री फ्रंट वॉर नहीं, जैसे जनरल सुधाकर जी ने कहा कि ये जो है मल्टी फ्रंट वॉर ऑलरेडी प्लान किया जा रहा है। और ये अब नहीं, ये बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है इनकी कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है वो बिछाए जाएं और उसके थ्रू इंडिया को इकोनॉमिकली और मिलिटरली चोक किया जाए। हमने उसके खिलाफ में डिफेंसिव पोस्चरिंग करते हुए नेकलेस ऑफ डायमंड्स निकाला हुआ है, जो सेशल विजिट जिसको लेकर बहुत सारे वाद विवाद चल रहे हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट डायमंड है हमारे लिए। चाइना के ऊपर मलक्का स्ट्रेट्स को लेकर बहुत ज्यादा अभी प्रेशर आने वाला है और उसको काउंटर करने के लिए उसने बांग्लादेश को एक इफेक्टिव वेपन माना है। कुछ 600 बिलियन टाका का तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे उनको देने की बात करी है। और बीजिंग बेस्ड एक बैंक है, उससे भी उन्होंने कुछ बिलियन टाका की एक लोन दिलवाया है। तो तारिक रहमान की डूबती हुई जो इकोनॉमिक नैया है बांग्लादेश को उठाने के लिए, तो ये एक थोड़ा चिकन ब्लड जैसा उसको अंदर दिया है कि आप इससे थोड़ा संभालिए। बट इसके साथ में आते हैं डिफरेंट कैविएट्स, कोऑपरेशन विद पाकिस्तान, को बाइंग ऑफ चाइनीज गुड्स, ये सब नॉर्मल डेट ट्रैप के जो इनके निशानियां हैं ये ऑलरेडी वहां हमें दिखने लगी हैं। हमें ये भी पता है कि वहां पे उन्होंने टेररिस्ट कैंप को जगह दे रखी है। तो हम अनजान हैं इस बात से, ऐसा तो नहीं है। हमने अपने चिकन नेक को आयरन कॉरिडोर बना रखा है। वी नो द डिफेंस इंस्टॉलेशंस ओवर देयर हैव बीन बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव तरीके से उसको बना के अपनी तरफ से हमने सेफ एंड सिक्योर कर लिया। जो बॉर्डर फेंसिंग हो रही है जिसको लेकर इतना ज्यादा फेक न्यूज बांग्लादेशी मीडिया में फैलाई जाती है, उस चीज को लेकर भी हम बहुत ऑन पॉइंट है, हम उसको एम्प्लॉय कर रहे हैं, जिससे हम मॉनिटरिंग और काउंटरिंग ऑफ इनफ्लक्स, जो इनका जो इमिग्रेंट के थ्रू, जो ये अपने टनल्स के थ्रू हमारे यहाँ जो टेररिस्ट भेजते हैं या जो इलीगल्स भेजते हैं, उसका भी थोड़ा एक कंट्रोल एक आ सके हाथ में। तो हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं।
ये पाकिस्तान के लिए अगर ये बात, ये जॉइंट कमांड अगर बन जाती है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि 53 इयर्स के बाद यूनुस ने आने के बाद उनको एंट्री दी पाकिस्तान आर्मी को बांग्लादेश के अंदर, और अब वो जॉइंट कमांड हो जाएगी। ऑब्वियसली बीइंग अ जूनियर नेशन, बांग्लादेश जो है फिर से ईस्ट पाकिस्तान की तरह पाकिस्तान के वेस्ट पाकिस्तान के इशारों पे नाचने वाला एक छोटा सा प्यादा रह जाएगा। बट तारिक रहमान की बांग्लादेश की अफिनिटी जो है वो हम सबको पता है, पहले से ही थी। जब उन्होंने जमाते इस्लामी के साथ कोalition में गवर्नमेंट करी थी तो भी बहुत प्रो पाकिस्तान उनका वो था। इस बार उम्मीद थी कि बिना जमाते इस्लामी के हो सकता है हम थोड़ा एक बैलेंस्ड अप्रोच ले, लेकिन उन्होंने बहुत ही कॉम्बैटिव पोस्चरिंग ली है। जो जनरल सुधाकर जी ने बात करी कि आपका जो है अमेरिका भी जो है वो काउंटर स्टेप्स ले रहा है। आई थिंक अमेरिका एज अ डेटरेंट नहीं काम कर रहा है अब तक। उनको चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका काफी फ्रंट फुट खेल रहा था विद इंडिया, कोऑपरेटिंग विद इंडिया। बट आई थिंक अमेरिका जो है उसने अपने पैर पीछे हटा लिए। ये जितने भी G2 के नाम पे डिस्कशंस होते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, एज अ बिजनेसमैन वो अपने इंटरेस्ट को पहले आगे रखते हैं, बाद में उनके नेशंस के इंटरेस्ट को आगे रखते हैं। तो इसके अंदर उन्होंने कुछ तो एक अग्रीमेंट कर रखा है, जैसे मुझे लगता है उन्होंने रशिया के साथ भी कर रखा है कि किसी तरह से वो अपनी फैमिली और अपने कबाल और अपने सपोर्टर्स सपोर्टिंग लॉबीज का इंटरेस्ट आगे रखें, उसके बाद वो यूएस इंटरेस्ट को किसी तरह से उसमें पिन करें। बाकी उनके पार्टनर नेशंस चाहे जैसे भी सफर करते हो वो करते रहें। तो चाहे यूरोप हो, चाहे इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो, चाहे साउथ कोरिया हो, इन सबको यूएस की नासमझी का एक प्राइस पे करना पड़ रहा है, और इंडिया भी शायद करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर अस, हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे। हमें बहुत दिनों से आसिम मुनीर जी वहां से माइक पे बाण लगा के बोल रहे हैं कि जो आपका अगला वॉर जो है वो ईस्ट की तरफ से शुरू होगा। तो हम ऑलरेडी, हमें पता था कि उनके इंटेंशंस जो है वो कभी प्योर तो है नहीं। चाहे वो IWT की कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, चाहे वो उसके बाद कुछ और बात कर रहे हो, उनका अल्टीमेट निशाना यही है कि किसी तरह से इंडिया से उसका लैंड, उसके रिसोर्सेज ले लिए जाए। अगर आज के दिन में इंडिया जो है अपनी नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी छोड़ के कम्युनिस्ट आइडेंटिटी को अडॉप्ट कर लेता है, ये दोनों नेशंस जो हैं और इन नेपाल का तो फिर नामो निशान मिट जाएगा। बिकॉज अगर इंडिया कम्युनिस्ट, चाइना कम्युनिस्ट, वो एक जैसे हो जाएंगे, नेपाल खत्म, भूटान खत्म। और ये जो दो इस्लामिक नेशंस जो अपने आप को बहुत आगे समझते हैं, ये भी काफी मुश्किल में पड़ जाएंगे। इंडिया है तो इन लोगों का वजूद है, ये आज भी अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। इंडिया अपनी जगह पे खड़ा है, डटा है, अपनी सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी रख रहा है, और ये इन लोगों को थोड़ा खलता है। जिस बांग्लादेश को इतनी बुरी तरह से पाकिस्तान आर्मी ने बेइज्जत किया था, उनको, उनकी औरतों की आबरू लूटी थी, उस आर्मी को अगर आप जॉइंट कमांड 53 इयर्स में आके भूल जाते हैं, तो ये बात बहुत सटीक है कि अगर आपने इतिहास के पन्ने ढंग से नहीं पढ़े और उनके अंदर रचा हुआ लेसन नहीं सीखा, तो आपके साथ वो इतिहास दोबारा रचा जाएगा। अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश उसी रास्ते पे चल पड़ा है। ठीक है, जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या बांग्लादेश इस स्थिति में है कि भारत पे उसकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी और भी बहुत सारी चीज़ों से? क्या ये आपको पॉसिबल लग रहा है कि बांग्लादेश इस तरह की गलती करेगा कि ज्वाइंट कमांड के लिए वो हामी भर सकता है? सर, हमें ये समझना पड़ेगा अमित कि ये बांग्लादेश सिर्फ बांग्लादेश नहीं है। बांग्लादेश के साथ जो जो स्ट्रेटेजिक राइवलरी की इंटरसेक्शन हो रहा था, ये सारे इंटरसेक्शन की जगह ये अभी कोलाबरेट या एक दूसरे के साथ मर्ज होने लगे हैं। पहले यूएस और चाइना के विपक्ष में श्रुति माधव जो अभी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 14-15 मई को जो मीटिंग हुआ है उसमें जी ने साफ साफ बता दिया है कि कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन कोऑपरेशन, इसके आधार पर दोनों पावर्स को, ग्लोबल पावर्स को आगे बढ़ना है। और उन्होंने और सिंप्लीफाई करके बताया था कि अवॉइड एडवर्सरियल रिलेशनशिप एंड मैनेज डिफरेंसेस। तो इतना क्लैरिटी के साथ जी को कभी मैंने सुनते, मैं चाइना एक्सपर्ट हूँ, चाइनीज में जानता हूँ, अभी तक मैंने कभी सुना नहीं है। और इसके बाद उनका जो जॉइंट स्टेटमेंट निकला है उसमें डोनाल्ड ट्रंप और जी का ये एक संकेत जाता है कि आने वाले समय में जहां जहां पे यूएसए चाइना को टक्कर देता था, वो टक्कर ना दे के ये कोलाबोरेशन नहीं तो कोऑपरेशन की लेवल पे सारे काम करने की
ये प्रयास करेंगे। इस हद तक मैं मानता हूं जो श्रुति माधव ने बताया है। मैं तो ये और एक पॉइंट को जोड़ूंगा, मैं साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, ये सारे जो देश हैं ये इन्होंने छोड़ दिया है। तो अभी वी हैव टू फेंड फॉर आवरसेल्फ। लेकिन आपका जो सेंट्रलिटी ऑफ योर क्वेश्चन इज, क्या बांग्लादेश का इकोनॉमी और मिलिट्री माइट परमिट करता है? परमिट करे या ना करे, ये बैटल ऑफ, ये जो 21st सेंचुरी में जो लड़ाई हो रहे हैं, एसिमेट्रिक लड़ाई हो रही है। नॉन स्टेट एक्टर्स आगे बढ़ चढ़ के लड़ाई कर रहे हैं। एसिमेट्रिक लड़ाई के लिए कतार इज गिविंग द मनी, और यूएसए का जब पहले वो टक्कर देते थे चाइना को पुशबैक के लिए, मेरा अंदाज ये है आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर के दौरान अमेरिका ने ये दो, और चाइना और अमेरिका ये हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। करे या ना करे, एक सैनिक होने के नाते देश को पूरा सारे जितने चुनो उसके लिए प्रस्तुत रहना, सिर्फ इनकी ये चौक यहाँ पे पूरा प्रस्तुत रहना निहायत आवश्यक है। ऑलराइट सर, श्रुति मैम आपके पास आ रहा हूँ। जैसा आपने एक हिस्ट्री का जिक्र किया मैम कि अब हिस्ट्री नहीं भूलनी चाहिए, बांग्लादेश को अपनी किस तरह से भारत ने संघर्ष कर कर उसे एक अलग राष्ट्र बनाया, वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस में भारत साथ खड़ा रहा, पेट्रोकेमिकल क्राइसिस में भारत साथ खड़ा रहा, पावर क्राइसिस में भारत साथ खड़ा रहा, बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन जो मदद है बांग्लादेश को वक्त वक्त पर भारत ने की है। लेकिन क्या तारिक रहमान सिर्फ पैसों के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए एक बार फिर से उस कटघरे में जाने को तैयार हैं, उस केज में जाने को तैयार हैं जहां से वो निकल कर आए थे? और क्या आपको लगता है कि बिल्कुल इन लोगों ने अपनी जो आंखों की शर्म होती है वो बेच खाई है क्या इन लोगों ने? देखिए, इसके लिए फिर आपको तारिक रहमान की हिस्ट्री के अंदर जाना पड़ेगा, उनके परिवार की हिस्ट्री के अंदर जाना पड़ेगा कि उनके फादर किस तरह से पाकिस्तान आर्मी के ही एक जनरल थे जिन्होंने बाद में विद्रोह किया था। उनकी वाइफ को, उनको दोनों को रख लिया गया था बंदी बना के, बाद में वो आके किस तरह से संघर्ष किए। तो उनकी एक अफिनिटी टुवर्ड्स पाकिस्तानी आर्मी हमेशा रही है। अब अगर तारिक रहमान की अगर हम बात करें तो उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास वो पैसा नहीं है, और उनकी ना आइडियोलॉजी जो है वो प्रो इंडिया, इस वक्त वो प्रोजेक्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त इतना विशिएट किया गया है, एज एन बहुत इतना जहर घोला गया है आपके बांग्लादेश की पब्लिक के दिमाग में इंडिया के नाम पे कि प्रो इंडिया पॉलिसी रखना ही आपके लिए मुश्किल है। अगर आप प्रो इंडिया पॉलिसी रखोगे तो फिर आपके ऊपर भी जमात उसी तरह से, और वो जो छात्र शिविर वगैरह जो बने हुए हैं वहाँ पे, आई एम फॉरगेटिंग उसका नाम क्या रखा है उन्होंने, बहुत ही वो जमात के साथ ही उन्होंने एक वो करा हुआ है, अलायंस कोalition बना रखी है, अपनी ऑपोजिशन में बैठते हैं। तो ये लोग आपको आपकी हर पॉलिसी को, चाहे वो बेनिफिट ऑफ बांग्लादेश के लिए क्यों ना हो, आपको नेगेटिव ही दिखाएंगे। तो इंडिया की तरफ मुड़ के आना तारिक रहमान के लिए पॉलिटिकली, अगर मैं निष्पक्ष होकर देखूं, पॉलिटिकली उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट सुसाइड की तरह लगेगा। तो उनके पास ऑप्शन क्या बचा कि भाई इंडिया से नहीं मिल सकती मदद तो चाइना के पास जाए। शेख हसीना भी चाहती थी, शेख हसीना ने गई थी, वो जाके चाइना में उन्होंने मदद मांगी थी कू होने से पहले उनका, और चाइना उनको मदद नहीं कर पाया था, ये भी हम जानते हैं। उसके बाद वो इंडिया आई थी मदद मांगने के लिए। तो ये सारे पॉइंटर्स हैं कि भाई ठीक है, हमें चाइना से कोई डायरेक्ट एनिमिटी इस तरह से रखनी नहीं है कि इंडिया या चाइना चूज करिए, पर वो चाइना उन्होंने पिक ऐसे किया। उसके साथ जो कैविएट्स आ रहे हैं वो नुकसानदेही हैं बांग्लादेश के लिए, कि बांग्लादेश को पता है कि पाकिस्तान एक्चुअल अगर कोई विक्टिम है जिसने देखा हो कि पाकिस्तान किस तरह से बिट्रे करता है, तो बांग्लादेश उसका एग्जाम्पल है। उनकी भाषा से लेकर, उनके कपड़ों से लेकर, उनके रहन सहन से लेकर, उनके विश्वासों से लेकर सबको उन्होंने डिनाई किया। उनको काला बंगाली करके बोला जाया करता था। ये हिस्ट्री अगर वो भूल के भूखा बंगाली, काला बंगाली इनको बोल के भेजा जाया था, कोई एक कारण था कि जहां से इतने सारे वोट आए पाकिस्तान बनने के लिए, उस रीजन को भी पाकिस्तान से अलग होना पड़ा। इसका एक कारण था। वो अपनी हिस्ट्री भूल के अगर वापस जा रहे हैं तो वो आई थिंक एज अ लीडर अपने आप को सोचते हैं कि वो बैलेंस कर पाएंगे, पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को कंट्रोल कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली वो ये एग्जांपल्स देखना भूल गए हैं कि पाकिस्तान जैसे किसी तरह से अफगानिस्तान के पीठ में छुरा भोंक रहा है, और जिस तरह से ईरान के पीठ में छुरा भोंक रहा है, उस तरह से इनके पीठ में तो कई बार उन्होंने तलवार गाड़ी हुई है। तो अगर वो अपने आप को इस तरह से मानते हैं तो ये उनकी भूल है।